हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मस्ट रीड बुक सीरीज में साइकोलॉजी ऑफ मनी का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद। हमने अब तक इसके 3 भागों में अध्याय 7 तक सुन लिए हैं। आज चौथे भाग में हम शुरू करते हैं अध्याय 8 से। अध्याय 8, मैन इन द कार, विरोधाभास। किसी भी वेले सर्विस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको महंगी गाड़ियां चलाने का मौका मिलता है, परंतु क्या आप उस महंगी गाड़ी के ड्राइवर को भी देखते हैं? क्या कोई ये देखता है कि इस मर्सिडीज में बैठा आदमी या औरत कौन है? नहीं ना। हम सिर्फ गाड़ी देखते हैं और चाहते हैं कि हम भी ऐसी गाड़ी ले लें, परंतु उस गाड़ी में जो आदमी या औरत है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। शायद ये ज्वेलरी, कपड़ों, मकान आदि के लिए भी सही है, इसीलिए आप चुनिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में कोई बड़ा पाव वाला महीने के 3 लाख रुपए भी कमा लेता है और एक आईएएस ऑफिसर की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीने से भी कम हो, तो भी समाज में एडमिरेशन उस आईएएस ऑफिसर का ज्यादा होगा बजाय वड़ा पाव वाले के। इसीलिए आपको यदि एडमिरेशन चाहिए, समाज से इज्जत चाहिए, तो शायद आपको अलग गोल्स परस्यू करने होंगे। हाउजल बताते हैं कि मर्सिडीज कार आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन देगी और आपका नाम और शोहरत आपको एक अलग ही सेटिस्फैक्शन देगी। अब ये आपको तय करना है कि कौन सा सेटिस्फैक्शन आपको परस्यू करना है। अध्याय 9, संपत्ति वो है जो दिखती नहीं। संपत्ति का मतलब है वेल्थ। इस अध्याय में हाउजल ने वेल्थ और रिच यानी संपत्ति और अमीरी में अंतर बताया है। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। हाउजल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, इसका असल में मतलब ये है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। $1 मिलियन खर्च करना करोड़पति बनने से बिल्कुल उल्टा है। वेल्थ और रिच के बीच में अंतर ये है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं वो रिच हैं। बड़ी इनकम वाले लोग रिच हैं। वो इस चीज को दिखाते हैं कि वो रिच हैं। वेल्थ छुपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम है जिसे सेव किया जाता है, ना कि खर्च। वेल्थ का होना है ऑप्शन का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ग्रोथ का होना। वेल्थ का मतलब है वो खरीदने में सक्षम होना जिसकी आपको जरूरत है। अध्याय 10, पैसे बचाएं। एक निश्चित इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, एक जो बचाते हैं यानी कि सेव करते हैं। दूसरे, जो सोचते ही नहीं है कि वो पैसा बचा सकते हैं। तीसरे, वो लोग जिनको नहीं लगता कि उनको पैसा बचाने की ज़रूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी आय या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इसके बारे में चिंता ना करें। अपने समय के ऊपर नियंत्रण होना और ऑप्शन होना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। अध्याय 11, उचित या तर्कसंगत। फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय बिल्कुल कोल्ड तर्कसंगत होकर ना रहे। हम इंसान हैं, स्प्रेडशीट नहीं। उचित रहने का लक्ष्य रखें। वाजिब होना ज़्यादा रियलिस्टिक है और इसके साथ ही लंबे समय तक बने रहना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। पैसा बनाने के चांसेस
समय के साथ बढ़ते जाते हैं। अध्याय 12 सरप्राइज। स्कॉट सैगन, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कहते हैं कि चीजें जो पहले कभी नहीं हुई वो पूरे समय होती रहती है। याद रखें कि बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का संकेत नहीं होती है। एक ट्रैप जो बहुत से इन्वेस्टर्स को फंसा देता है वो है हिस्ट्री को भविष्यवाणी समझना। जो आज तक नहीं हुआ जरूरी नहीं कि आगे भी नहीं होगा। ये है कि आपके बेट की संभावना बढ़ सकती है, परंतु भविष्य आपको कोई भी सरप्राइज दे सकता है। हमेशा इस बात के लिए तैयार और सक्षम रहे कि कोई भी घटना आपको पूरी तरह ही खत्म ना कर दे, वरना आप कंपाउंडिंग का फायदा ही नहीं उठा पाएंगे। याद करें लिवरमोर का एग्जाम्पल या रिक का, जिसे वॉरेन बफे को अपना बर्कशायर सस्ते में बेचना पड़ा था। अध्याय 13 त्रुटि की गुंजाइश। ब्लैकजैक और पोकर के प्लेयर्स को पता होता है कि वो संभावनाओं के साथ खेल रहे हैं, निश्चितताओं के साथ नहीं। सबसे बेहतर प्लान ये है कि उन चीज़ों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाती हो। आप इसको गलती के लिए जगह होना भी कह सकते हैं। ये इकलौता तरीका है सुरक्षित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो कि अनिश्चितताओं से चलती है, ना कि निश्चितताओं से। ऐसी चीज के लिए तैयार होना या उम्मीद करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख ही नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप फेलियर के सिंगल पॉइंट को अवॉइड कर लें। फेलियर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। असफलता का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ये होता है कि आप अपने खर्च और ज़रूरतों के लिए सिर्फ एक इनकम के सोर्स पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग के। बुरे दिनों का फंड एक अच्छा आइडिया है। उन चीज़ों के लिए पैसा बचाएं जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते और ना ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो सारांश ये है कि अपने जीवन में सेविंग करते रहें ताकि कोई त्रुटि होने पर वो आपको पूरी तरह से नष्ट ना कर दे। अध्याय 14 आप बदल जाएंगे। हर 5 साल के बच्चे का ड्रीम होता है कि वो ट्रैक्टर चलाए, खेती करे। उसे ये बहुत ही आकर्षित करता है। कई बार टीनेज बच्चों को वकालत लुभाती है और वो सीरियल देखकर वकील बनना चाहते हैं, परंतु जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके लक्ष्य बदलते जाते हैं। केवल 27% लोगों के पास ही वो काम है जिसमें उन्होंने डिग्री ली है, बाकी सभी कुछ और ही कर रहे हैं। 29% स्टे एट होम पेरेंट ग्रेजुएट हैं। इसीलिए हम बदलते रहते हैं। गिलबर्ट की रिसर्च बताती है कि लोगों को पता ही नहीं कि 18 से 68 साल में वो कितना ज़्यादा बदल चुके होते हैं और कितनी बार बदलते हैं। हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते। इसीलिए याद रखें, आपका पैसा भी 80 साल के लिए कंपाउंड नहीं हो रहा, वो 20 साल के 4 भाग में कंपाउंड होगा। सो ट्रिक ये है कि आप अपने बदलाव को जितना जल्दी हो पहचानें और अपने फाइनेंशियल डिसीजन को उस हिसाब से मैन्यूवर करें। अध्याय 15 कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की कीमत है। जनरल इलेक्ट्रिक 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। उसकी नेटवर्थ 1/3 ट्रिलियन डॉलर थी। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया और जीई का फाइनेंस डिवीजन डूब गया। जीई ने इससे उबरने के लिए ऑयल, एनर्जी में इन्वेस्ट किया, परंतु फिर भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ।
उसका स्टॉक प्राइस $40 से $60 पर आ गया। 2018 तक कंपनी बहुत ही बुरी हालत में थी। पूरा ब्लेम सीईओ जेफ इमलेट पर आया। उसने जब इस्तीफा दिया तब 2017 में उसने एक स्टेटमेंट दिया, हर काम आसान लगता है जब तक कोई दूसरा कर रहा होता है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग हो या सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ की कीमत होती है। सही बेट करना, ज़्यादा जोखिम नहीं लेना, अपने डर, घबराहट को कंट्रोल करना, एक अनसर्टेन वर्ल्ड में रहना और चुपचाप लगे रहने के लिए जो कीमत है वो आपको देनी ही होगी। जेई के एग्जाम्पल से ये मानना होगा कि गलती का स्कोप बहुत कम है। इसीलिए आप इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की जितनी कीमत चुकाएंगे, आपको उतना ही अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। कल मैं आपके सामने पेश करूंगी साइकोलॉजी ऑफ मनी का 5वां और अंतिम भाग। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। और साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम IamNish1992 पर मैसेज करके या स्नैपचैट निशा शास्त्री 24 पर मैसेज करके अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।